ये आपको एक रूल बेस्ड वे में पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने का ऑप्शन देता है। जैसे अगर मैं आपको एक पर्टिकुलर फैक्टर के बारे में बताऊं, जैसे कि मोमेंटम एक फैक्टर है, जो कि एक ऐसा फैक्टर है जनरली जो ट्रेंडिंग मार्केट होता है। जब मार्केट ट्रेंडिंग होते हैं कि एक ही रुख से गुजर रहे होते हैं, वैसे टाइम पे मोमेंटम स्ट्रेटजी काफी अच्छा परफॉर्म करता है। अनदर एक फैक्टर है लो वॉलेटिलिटी। जनरली जब भी मार्केट डिफेंसिव मोड में होते हैं, वॉलेटिलिटी ज्यादा होता है, ओवरऑल मार्केट में कंसर्न ज्यादा होते हैं, वैसे टाइम पे ये फैक्टर जनरली प्रोटेक्शन ज्यादा अच्छा देता है। वैल्यू के बारे में बात करा, ये दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। अगर मैं लास्ट 2 साइकिल का बात करूं, कोविड पेंडेमिक के बाद से 4 साल के पीरियड में वैल्यू स्टाइल ने क्वालिटी के मुकाबले में बहुत ज्यादा रिटर्न दिया है। तो करीब-करीब इन 4 साल पीरियड में जब वैल्यू बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो वैल्यू इंडेक्स का रिटर्न करीब-करीब 450% एब्सोल्यूट रिटर्न था, जबकि क्वालिटी का रिटर्न क्लोज टू 100% ही था। सो ऑलमोस्ट 1:4 होने से जनरली इन्वेस्टर्स का जो मार्केट में रुझान है नियर टर्म रिटर्न्स का, वो काफी ज्यादा हो गया। तो हमको ये देखना चाहिए कि मार्केट डिफरेंट साइकिल्स में गुजरता रहता है। तो आप अभी के एनवायरनमेंट में अपने को ब्रॉड एक्सपेक्टेशन जो है रिटर्न्स का, थोड़ा सा टोन डाउन करने की जरूरत है, बिकॉज ओवरऑल मार्केट वैल्यूएशन फंडामेंटल ओरिएंटेड फंड्स होता है, उनका एबिलिटी टू चेंज फ्रॉम वन स्टाइल टू अनदर वो इतना ज्यादा नहीं होता है, बिकॉज जनरली फंड मैनेजर एक पर्टिकुलर फिलोसफी फॉलो करता है, उसका फंड और स्टॉक चुनाव करने का एक पर्टिकुलर तरीका है, वो एक डिफरेंट साइकिल्स में एग्जैक्टली चेंज नहीं हो सकता है। तो एक डायनामिक जो 40 साल में अगर लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग करते हैं 12 से 15% पे, और जनरली लॉन्ग टर्म में एसआईपी करते रहेंगे, तो आप जनरली आपका इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहने का चांस रहता है। तो शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन छोड़ के लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन के आधार पे आप अपना पोर्टफोलियो तैयार करिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नम्रता अरोरा है। वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड की बात। म्यूचुअल फंड की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस, कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट, इन सब के बारे में बात करते हैं। और आज हमारे इस एपिसोड में वी हैव वेरी रिनाउंड पर्सनालिटी फ्रॉम द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। आज हमारे साथ है मिस्टर श्रवण गोयल, हु इज द फंड मैनेजर एंड हेड passive arbitrage and quant strategies at UTI AMC. He has over 16 years of experience in risk management, equity research, portfolio analysis and fund management at UTI AMC. Mr. Shravan is a CFA charter holder from CFA Institute USA and also holds a postgraduate degree in management from Wellinkar Institute of Management, Mumbai. Hello everyone, I'm Namrata Arora. Welcome back to Mutual Fund की बात। आज हमारे इस एपिसोड में भी वेरी रिनाउंड पर्सनालिटी फ्रॉम द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि हर एपिसोड में वी ट्राई टू गेट समवन न्यू, समवन फ्रॉम द इंडस्ट्री जिनको बहुत नॉलेज है एंड हु कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। तो आज हमारे साथ हैं मिस्टर श्रवण गोयल, हु इज द फंड मैनेजर विद यूटीआई म्यूचुअल फंड। नाउ श्रवण कम्स विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, और आज का जो हमारा टॉपिक है of discussion were around factor investing. I know factor investing is something जो बहुत सारे viewers जिसके बारे में जानना चाहते हैं, it is still an unexplored area. तो हमने सोचा कि आज एक पूरे detailed podcast से factor investing के ऊपर करते हैं। तो श्रवण, firstly welcome to the show and thank you so much for accepting our invite to be here. Thank you Namrata for having me here. Thank you. Wonderful. So, श्रवण, जो मेरा पहला सवाल है आपके लिए, that's really around the economy. अभी एज पर NSDL डेटा हमने देखा है कि FPIs, FIIs ये इंडियन इक्विटी से बहुत पैसा निकाल रहे हैं. सो वी सॉ ऑलमोस्ट 1.2 lakh crores ऑफ मनी गोइंग आउट फ्रॉम द सेकेंडरी मार्केट्स इन 2024. तो आप पहले हमें ये बताइए कि FPIs इंडियन स्टॉक मार्केट से एग्जिट क्यों कर रहे हैं. एंड जनरली देखा गया है इन द पास्ट एट लीस्ट कि अगर FPIs इंडियन मार्केट से निकलते हैं तब स्टॉक मार्केट्स पे ऑब्वियसली इम्पैक्ट होता है. सो कैन वी से कि जो अभी करंट वॉलेटिलिटी हम देख रहे हैं वो FPI एग्जिट की वजह से है, और आर देयर डिफरेंट रीजंस अराउंड इट? श्योर. अगर हम FPI का इनफ्लो आउटफ्लो का ट्रेंड बात करें तो जनरली क्या होता है कि FPI के पास बहुत सारे मार्केट्स के ऑप्शंस होते हैं, डेवलप्ड मार्केट, डेवलपिंग मार्केट्स, और इन सेगमेंट्स के बीच में भी काफी मार्केट्स होते हैं. जब FPI जब अपना पोर्टफोलियो अलोकेशन करते हैं तो वैल्यूएशन देखते हैं डिफरेंट मार्केट्स का, जियोपॉलिटिकल रिस्क देखते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट देखते हैं, रिलेटिव वैल्यूएशन अक्रॉस डिफरेंट मार्केट्स वो लोग देखते हैं. सो इन द सेंस बहुत सारे मैट्रिक्स देख के वो डिसाइड करते हैं कि कब किस टाइम पे कितना अलोकेशन एक पर्टिकुलर मार्केट्स में होना चाहिए. और जनरली एक रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव्स के दौरान भी वो देखते हैं कि अगर जनरली रिस्क कवर्स एनवायरनमेंट में वो लोग डेवलप्ड मार्केट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करते हैं, जबकि जब भी उनका मार्केट में अगर पॉजिटिव व्यू होता है तो उस टाइम पे डेवलपिंग कंट्रीज में
जनरली ज्यादा एक्सपोजर होता है। सो एफपीआईज बहुत सारी चीज देख के ओवरऑल डिसाइड करते हैं कि कब किस मार्केट में कितना एलोकेशन होना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोकल इन्वेस्टर्स का बात करें, रिटेल इन्वेस्टर्स या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो इंडिया में है, वो डिफरेंट सेगमेंट में, लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में मनी एलोकेशन होता रहता है। वैसे ही डिफरेंट सेक्टर्स में भी एलोकेशन होता रहता है। तो वैसे ही जो एफपीआईज हैं उनके पास जितने भी ब्रॉड अपॉर्चुनिटीज होती है उनमें वो लोग एलोकेशन करते रहते हैं। कोविड के बाद में हमने देखा कि 2-3 साल तक मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो बहुत अच्छा था इंडिया में। सो जनरली लॉन्ग टर्म में मार्केट्स जो जितना भी प्रॉफिट ग्रोथ कंपनीज करती है उसके इर्द गिर्द का आसपास का रिटर्न देता है। बट जब भी मार्केट में तेजी का रुख होता है, इन्वेस्टर्स जनरली हाई पी रेशियो या फिर हायर वैल्यूएशन भी देना अलाउ कर देते हैं। तो ऐसे टाइम पे जनरली मार्केट्स वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हो जाता है। बट जो जैसे कि मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, वैसे वैसे कॉर्पोरेट्स का प्रॉफिट ग्रोथ भी कम ज्यादा होता रहता है। तो लास्ट 2-3 साल ओवरऑल कॉर्पोरेट प्रॉफिट के लिए काफी अच्छा साइकिल था। बट लास्ट 3 to 6 मंथ, लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स में हमने देखा कि जो ओवरऑल डाउनग्रेड साइकिल है अर्निंग्स ग्रोथ पर्सपेक्टिव से, वो थोड़ा स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब जो अर्निंग्स ग्रोथ साइकिल बहुत स्ट्रांग था उसमें थोड़ा सा गिरावट आया है। उसी को देखते हुए जनरली फ्लोज मूव होते रहते हैं डिफरेंट मार्केट्स में। एंड जनरली ओवरऑल ग्लोबल मार्केट पर्सपेक्टिव से भी एफपीआईज का थोड़ा कंजर्वेटिव व्यू है। रिस्क ऑफ काइंड ऑफ एनवायरनमेंट में हम गुजर रहे हैं, बिकॉज ग्लोबल मार्केट्स भी काफी डिफरेंट दौर से गुजर रहा है। यूएस और डेवलप्ड मार्केट्स में थोड़ा रिजीम चेंज भी हो रहा है फ्रॉम पॉलिटिकल साइड। सो दैट्स व्हाई मनी इज मूविंग टुवर्ड्स स्लाइटली डिफेंसिव markets. So that's what we have observed in last few months. But in the sense, this keep happening every now and then. It's not a new phenomena. Okay. So do you foresee कि इस साल में हम और बहुत ज्यादा volatility देखेंगे? I mean, as a fund manager, I'm just trying to get your perspective. Or do you think ये जो अभी हम volatility देख रहे हैं वो थोड़ा stabilize हो जाएगा in the next few months? हमारा मानना है कि जो हम बहुत हाई रिटर्न रिजीम जो लास्ट 2-3 साल से देखे थे, probably markets would be much more range bound जो next 12 to 18 month perspective। और जब भी मार्केट में रेंज बाउंड टाइप का इन्वायरमेंट होता है तो वॉलेटिलिटी भी ज्यादा होने का उम्मीद रहता है। तो हमको लगता है कि रेंज बाउंड विद हाई वॉलेटिलिटी काइंड ऑफ इन्वायरमेंट में अब है। एक बार मार्केट ब्रॉडली सेटल हो जाएगा, ग्लोबल जो भी चैलेंजेस हैं वो एक बार सेटल हो जाएंगे, उसके बाद मार्केट एक ब्रॉड क्यू लेगा कि किस डायरेक्शन में मूव होना चाहिए। बट नियर टर्म पर्सपेक्टिव से हमको लगता है कि थोड़ा वॉलेटिलिटी और साइडवेज मार्केट का रुख ब्रॉडली लग रहा है। ओके, ऑलराइट, ओके। सो अभी जो है हम आज की थीम के बारे में डिस्कस करते हैं, विच इज अराउंड फैक्टर इन्वेस्टिंग। आई थिंक बिफोर आई आस्क यू एनी अदर क्वेश्चन अराउंड फैक्टर इन्वेस्टिंग, क्योंकि मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उसके अराउंड, आई थिंक ये एक ऐसा एरिया है जिसके बारे में मैं भी खुद बहुत कुछ जानना चाहूंगी। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि फैक्टर इन्वेस्टिंग होता क्या है? गिव अस द बेसिक 101 ऑफ फैक्टर इन्वेस्टिंग। सो जनरली नॉर्मली ट्रेडिशनल वे में जो भी पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट किया जाता है वो पोर्टफोलियो मैनेजर अपना ब्रॉड फिलोसफी के आधार पे फंडामेंटल्स के बेसिस पे पोर्टफोलियो तैयार करते हैं। जबकि फैक्टर्स एक आपको अल्टरनेट वे ऑफ पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने का ऑप्शन देता है। सो जैसे कि हमने पाया कि क्वालिटी, वैल्यू, मोमेंटम, लो वोल, ये 4 ब्रॉड फैक्टर्स होते हैं मार्केट में। उसके अराउंड डिफरेंट फैक्टर्स भी आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट इक्विटी मार्केट साइकिल्स में डिफरेंट फैक्टर्स परफॉर्म करते हैं। ऐसा नहीं है कि सेम फैक्टर्स सेम सब साइकिल्स में परफॉर्म करते हैं। तो लॉन्गर टर्म आउटकम फैक्टर्स का काफी अच्छा है इंडिया में और ग्लोबल मार्केट्स में, बट ट्रेंड चेंज होता रहता है। सो ये फैक्टर्स है, ये आपको एक रूल बेस्ड वे में पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने का ऑप्शन देता है। जैसे अगर मैं आपको एक पर्टिकुलर फैक्टर के बारे में बताऊं, जैसे कि मोमेंटम एक फैक्टर है, जो कि एक ऐसा फैक्टर है जनरली जो ट्रेंडिंग मार्केट होता है। जब मार्केट ट्रेंडिंग होते हैं कि एक ही रुख से गुजर रहे होते हैं, वैसे टाइम पे मोमेंटम स्ट्रेटजी काफी अच्छा परफॉर्म करता है। अनदर एक फैक्टर है लो वॉलेटिलिटी। जनरली जब भी मार्केट डिफेंसिव मोड में होते हैं, वॉलेटिलिटी ज्यादा होता है, ओवरऑल मार्केट में कंसर्न ज्यादा होते हैं, वैसे टाइम पे ये फैक्टर जनरली प्रोटेक्शन ज्यादा अच्छा देता है। सो ऐसे ही आप कंबाइन करके अपना पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं डिफरेंट फैक्टर्स के आधार पे। सो एक आपको एक रूल बेस्ड एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन एक प्रोसेस आपको प्रोवाइड करता है फैक्टर्स। और अनलाइक जहाँ पे ट्रेडिशनल वे, जहाँ पे फंडामेंटल्स के बेसिस पे पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है, एक प्री सेट रूल्स के बेसिस पे आप अपना ब्रॉड पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं। जनरली इन्वेस्टर्स को ये देखना चाहिए कि हम ब्रॉड मार्केट रिजीम्स कैसा होने वाला है, आपको नियर टर्म में ट्रेंड कैसा दिख रहा है, एंड अकॉर्डिंगली आप अपना पोर्टफोलियो डिफरेंट फैक्टर्स में रोटेट कर सकते हैं। बट जनरली हमने पाया कि लॉन्ग टर्म में फैक्टर्स के आधार पे पोर्टफोलियो तैयार करने से जनरली रिटर्न्स और आउटकम्स काफी स्ट्रांग रहे हैं इंडिया में भी और ग्लोबल मार्केट्स में। ओके, सो कैन यू गिव मी एन एग्जांपल श्रवण कि रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग क्या होता है? सो जब हम बोलते हैं क्वांट इन्वेस्टिंग और हम बोलते हैं फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग, आर दे द सेम या उनमें कुछ डिफरेंस है? और ये रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग के बारे में अगर आप थोड़ा और बता पाए तो।
ठीक है। सो ब्रॉडली मार्केट में 2-3 टाइप के स्टाइल्स होते हैं, फंडामेंटल रिसर्च ओरिएंटेड, क्वांटिटेटिव रिसर्च और एक टेक्निकल रिसर्च। जो ब्रॉड है फंडामेंटल और क्वांटिटेटिव रिसर्च है। कुछ भी चीज अगर डेटा के आधार पे आप सर्टेन बेसिस पे आप जब भी कॉल लेते हो फंड मैनेजर या फिर आप इन्वेस्टर्स अपना पोर्टफोलियो तैयार करते हैं, उसको क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वांट शॉर्ट में बोलते हैं। फैक्टर इन्वेस्टिंग क्वांट का एक सबसेट है, छोटा पार्ट है, राइट। क्वांट एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें आप मल्टीपल टाइप्स के क्वांटिटेटिव रिसर्च करके अपना पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं। फैक्टर आपको एक ब्रॉड थीम के आधार पे अपना पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं। सो इन सेंस जैसे कि मैंने 2 फैक्टर के बारे में बताया कि मोमेंटम ट्रेंडिंग मार्केट में अच्छा होता है, लो वोलेटिलिटी जनरली टफ टाइम में अच्छा प्रोटेक्शन देता है। इसके साथ साथ 2 ब्रॉड फंडामेंटल ओरिएंटेड फैक्टर्स भी हैं, क्वालिटी एंड वैल्यू। एंड जनरली हमने पाया कि डिफरेंट रिजीम्स में इन दोनों फैक्टर के बीच में भी रिटर्न्स गैप बहुत ज्यादा होते हैं। सो कोविड पेंडेमिक के बाद में हमने देखा कि ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा कंडुसिव था और पॉजिटिव था। जनरली वैल्यू स्टाइल ऐसे दौरान पे काफी अच्छा परफॉर्म करता है। जब भी मार्केट अच्छे दौर से गुजर रहता है, रिटर्न्स मार्केट में ज्यादा होते हैं, वैसे टाइम पे वैल्यू स्टाइल बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। बट लास्ट 3-4 साल से वैल्यू आउट परफॉर्मेंस करने के बाद जनरली ट्रेंड रिवर्सल वैल्यू की तरफ, क्वालिटी की तरफ भी जाता है। तो इन्वेस्टर्स को ये चाहिए कि आप ब्रॉड इकोनॉमिक ट्रेंड के आधार पे या फिर आप रिलेटिव परफॉर्मेंस और डिफरेंट मार्केट साइकिल स्टडी करके अपना अलोकेशन डिफरेंट फैक्टर्स में रोटेट कर सकते हैं। ओके ओके, सो अब हमें ये बताइए कि व्हाट आई हैव रेड कि एक होते हैं सिंगल फैक्टर फंड्स, एक होते हैं मल्टी फैक्टर फंड्स, राइट। सो आई अंडरस्टैंड कि 4 तरीके के फैक्टर्स पे जनरली फैक्टर फंड्स क्रिएट किए जाते हैं, मोमेंटम, लो वॉलेटिलिटी, क्वालिटी एंड वैल्यू, राइट। सो प्लीज टेल अस कि ये सिंगल फैक्टर फंड्स क्या होते हैं, मल्टी फैक्टर फंड्स क्या होते हैं, तो इनमें एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है? नम्रता, जब हम एक सिंगल फैक्टर को लेके पोर्टफोलियो तैयार करते हैं तो वैसे स्ट्रेटजी को सिंगल फैक्टर ओरिएंटेड पोर्टफोलियो बोलते हैं। जैसे मैंने मोमेंटम बताया, जिसमें आप पास्ट रिटर्न्स के आधार पे अगर अपना पोर्टफोलियो तैयार करें, जो कंपनी रिसेंट पास्ट में अच्छा परफॉर्म किया है और आपको लगता है कि मार्केट का ट्रेंड और रुख जो है वो सेम रहने वाला है आगे आने वाले टाइम पे, तो आप ऐसे कंपनीज को चुनाव करके अपना पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं। तो ये एक सिंगल फैक्टर है, बिकॉज आप एक पर्टिकुलर फैक्टर विच इज मोमेंटम को लेके आप अपना पोर्टफोलियो तैयार करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि 4-5 ब्रॉड फैक्टर हो सकते हैं। जब आप 2 या 3 फैक्टर्स या 4 फैक्टर्स को कंबाइन करके अपना पोर्टफोलियो तैयार करते हैं, वो मल्टी फैक्टर अप्रोच उसको हम बोलते हैं, जिसमें आप एक सिंगल फैक्टर नहीं लेके 2-3-4 फैक्टर लेके अपना ओवरऑल पोर्टफोलियो तैयार करते हैं। तो जब भी आप मल्टी फैक्टर ओरिएंटेड स्ट्रेटजी अगर आप बनाएं तो आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं। एक हो सकता है कि आप चारों फैक्टर की या कोई भी फैक्टर सेलेक्ट करके इक्वल वेट दे सकते हैं या एक पर्टिकुलर वेट देके आप अपना ओवरऑल पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं। दूसरा अप्रोच हो सकता है कि आप डायनामिकली अपना अलोकेशन इन 4-5 फैक्टर के बीच में चेंज करें। अगर आपको लग रहा है कि अभी क्वालिटी और लो वोलेटिलिटी का दौर ज्यादा अच्छा होने वाला है, तो इस टाइम पे आप इन फैक्टर्स में ज्यादा वेटेजेस रखें। जब आपको लगता है कि मार्केट अच्छे दौर से गुजरने वाला है, तो जैसे कि मैंने बताया, मोमेंटम और वैल्यू स्टाइल जनरली तेजी के टाइम पे अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो वैसे टाइम पे आप वैसे फैक्टर्स का चुनाव कर सकते हैं। तो इन्वेस्टर्स के पास 2 चॉइस है। जनरली हम सजेस्ट करते हैं कि आप एक सिंगल फैक्टर को बैक करने के बजाय 2 फैक्टर्स जो एक दूसरे से काउंटर सिक्लिकल होते हैं वैसे फैक्टर्स का चुनाव करें। अगर मैं आपको एग्जांपल के द्वारा बताऊं तो जनरली मोमेंटम एक ट्रेंड इन्वेस्टिंग है। जब मार्केट अच्छे दौर में गुजरता है, मोमेंटम अच्छा परफॉर्म करता है। बट जनरली हमने पाया कि मार्केट स्ट्रेट लाइन वन वे ऊपर नहीं जा सकता है, बीच में हिकअप्स भी मार्केट में आते हैं, वॉलेटिलिटी भी आएगी मार्केट में। तो अगर मोमेंटम और लो वॉलेटिलिटी दोनों फैक्टर को अगर आप कंबाइन करके अपना पोर्टफोलियो तैयार करें, तो लॉन्गर टर्म आउटकम जो है रिटर्न्स में भी अच्छे रहते हैं और उसके साथ साथ आप अपना पोर्टफोलियो वॉलेटिलिटी जो है वो भी काफी रिड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज आप 2 ऐसे फैक्टर को चुनाव कर रहे हैं जिनका ट्रेंड जो है दोनों का बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। तो अगर 2 ऐसे फैक्टर को आप चुनाव करते हैं तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो वॉलेटिलिटी कम हो जाता है, बट आप रिटर्न्स का से ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि जब इन्वेस्टर्स जनरली जब भी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी मार्केट में पैसा तो बनने वाला है, वैसा कोई इशू होता नहीं है। बट जनरली जब कभी जब मार्केट में गिरावट आती है, वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, इन्वेस्टर्स नर्वस हो जाते हैं। तो अगर आप 2 ऐसे फैक्टर्स का चुनाव करें तो आपका जो स्टेबिलिटी जो है पोर्टफोलियो का इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस, वो ज्यादा अच्छा रहने का चांस रहता है। तो इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि आप एक सिंगल फैक्टर को चुनाव करने के बजाय 2-3 फैक्टर का चुनाव करके आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। और 2 अप्रोच हो सकती है। आप अपना पोर्टफोलियो एलोकेशन लेट्स से कि 50-50 रखा और लॉन्ग टर्म में 50% ही एलोकेशन रखा। दूसरा, अगर इन्वेस्टर्स को साइकिल समझने का ब्रॉड आइडिया है, तो मार्केट साइकिल्स के आधार पे आप अपना एलोकेशन चेंज भी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ मार्केट में रेडीमेड सॉल्यूशंस भी है। सो इन द सेंस certain funds provide dynamic allocation across these factors. So आप ऐसे फैक्टर्स का भी चुनाव कर सकते हैं। तो क्वांट बेसिस जो स्ट्रेटजीज कुछ होती है, वो वैसे फंड्स का
वैसे रेडीमेड सॉल्यूशंस आपके पास लेके आते हैं, जो बेसिकली हम बोलते हैं ऑल वेदर काइंड ऑफ स्ट्रेटजी है। बिकॉज अगर आप एक पर्टिकुलर फैक्टर को बेट करते हैं तो वॉलेटिलिटी ज्यादा होने का चांस रहता है, जब भी साइकिल वो पर्टिकुलर फेवर फैक्टर के बारे में अच्छा नहीं रहे। बट अगर एएमसी कुछ रूल बेस्ड बना के डायनेमिकली आपको डिफरेंट फैक्टर्स का डिफरेंट मार्केट साइकिल्स में ऐसा कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, तो जनरली आपको रिस्क रिटर्न अच्छा होने का चांस ज्यादा अच्छे रहते हैं। So let me just simplify it for my viewers. बेसिकली मल्टी फैक्टर फंड्स जो होते हैं वो मल्टीपल फैक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर एक 2 फैक्टर फंड है फॉर एग्जांपल, इट विल इन्वेस्ट इन 2 डिफरेंट फैक्टर्स है। तो या तो लाइक यू सेड मोमेंटम या लो वॉलेटिलिटी इज अ गुड कॉम्बिनेशन। विदाउट गेटिंग इनटू टेक्निकलिटीज, राइट, क्या ये बेटर रहता है कि हम 2 फैक्टर फंड्स में इन्वेस्ट करें? एंड लाइक यू सेड मोमेंटम एंड लो वॉलेटिलिटी काउंटर सिक्लिकल होते हैं। सो कैन वी आल्सो से कि वैल्यू एंड क्वालिटी आर आल्सो काउंटर सिक्लिकल, या वो एक ही साइकिल में अच्छा करते हैं? बिकॉज आई मीन जस्ट गेटिंग इनटू स्पेसिफिक्स, अगर मुझे एक फैक्टर फंड पिक करना है और मुझे एक मल्टी फैक्टर फंड पिक करना है, तो मैं से कौन से फैक्टर्स को कंबाइन करके जो फैक्टर फंड पिक करूं जिसमें मुझे बेटर रिटर्न्स मिले? आई मीन दैट्स जस्ट trying to analyze what you said in a very non-technical fashion. तो एक मोमेंटम लो वॉल एक आपको बहुत अच्छा स्टेबिलिटी देता है, बिकॉज इंडियन मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट है, तो मोमेंटम एक काफी स्टेबल फैक्टर है अगर हम चारों फैक्टर के बीच में कंपैरिजन देखें। बिकॉज ईयर ऑन ईयर और लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस काफी स्टेबल रहता है मोमेंटम का एज कम्पेयर टू अदर फैक्टर्स। तो एक पहला चीज तो ये हुआ। लो वॉलेटिलिटी जैसे मैंने बताया काउंटर सिक्लिकल है मोमेंटम में, जब में मार्केट में ट्रेंड रिवर्स होते हैं वैसे टाइम पे आपको प्रोटेक्शन अच्छा देता है। तो ये एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। जबकि आपने क्वालिटी और वैल्यू के बारे में बात करा, ये दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। अगर मैं लास्ट 2 साइकिल का बात करूं, कोविड पेंडेमिक के बाद से 4 साल के पीरियड में वैल्यू स्टाइल ने क्वालिटी के मुकाबले में बहुत ज्यादा रिटर्न दिया है। तो करीब करीब इन 4 साल पीरियड में जब वैल्यू बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो वैल्यू इंडेक्स का रिटर्न करीब करीब 450% एब्सोल्यूट रिटर्न था, जबकि क्वालिटी का रिटर्न क्लोज टू 100% ही था। सो ऑलमोस्ट 1:4 रेशियो था। बट अगर हम बात करें कि इससे जस्ट पहले का टाइम, कोविड से पहले 2017 से 20 के पीरियड में, वैसे टाइम पे क्वालिटी स्टाइल ने खराब मार्केट में होते हुए भी वैल्यू के मुकाबले में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो ये साइकिल जनरली 2-3 साल में रिवर्स होती रहती है। तो जनरली क्वालिटी और वैल्यू में आपको ऐसे फैक्टर्स का चुनाव करना चाहिए जो लास्ट 2-3-4 साल में खराब दौर से गुजर रहा हो। आप ब्रॉड मैक्रो इकोनॉमिक व्यू लेके आप ऐसा फैक्टर्स का चुनाव कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, जब जब आपको मार्केट एनवायरनमेंट बहुत कंड्यूसिव लगे और पास्ट में अगर वैल्यू स्टाइल ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, वैसे टाइम पे आप वैल्यू का चुनाव कर सकते हैं। बट जब मार्केट में वैल्यू स्टाइल ने, जैसे मैंने बताया कि 4 गुना ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है क्वालिटी के कोविड के बाद, और अभी रिसेंट में ट्रेंड रिवर्सल क्वालिटी की तरफ हुआ भी है, तो वैसे टाइम पे आपको, और मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी सजेस्ट कर रहा है कि थोड़ा सा डिफेंसिव होने की जरूरत है, तो वैसे टाइम पे आप क्वालिटी पे ज्यादा बेट कर सकते हैं। अगर आप क्वालिटी और वैल्यू दोनों को लेंगे तो आपको रिटर्न्स ब्रॉडली मार्केट एवरेज होने आने के आसपास होने का चांस रहता है। तो क्वालिटी और वैल्यू में चुनाव जनरली आपको ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और पास्ट साइकिल को देखते हुए कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि अभी जनरली हमारा रुख है कि क्वालिटी स्टाइल नेक्स्ट 2-3 साल पर्सपेक्टिव से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने का चांस है, बिकॉज लास्ट 2-3 साल से ये पर्टिकुलर स्टाइल काफी स्ट्रगल कर रहा है। ओके ओके, चलो। सो अभी श्रवण, अब हमें ये बताइए कि फैक्टर फंड्स का इंडिया में क्या स्कोप है? आई मीन, डू यू थिंक फैक्टर फंड्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है इन्वेस्टर्स का, कंसिडरिंग अब यू आर वन ऑफ द फंड मैनेजर्स फॉर दिस फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग, और डू यू थिंक आगे जाके इसका क्या स्कोप होने वाला है फॉर इन्वेस्टर्स? सो हमने पाया कि ग्लोबल मार्केट्स में ये फैक्टर रिलेटेड स्ट्रेटजी पैसिव और एक्टिव प्लेटफॉर्म में करीब करीब लास्ट 20 साल के पीरियड से अवेलेबल है इन्वेस्टर्स के सामने। बिकॉज ग्लोबल मार्केट्स में जो डेटा और एनालिसिस है वो बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड का अवेलेबल रहता है, जबकि इंडियन मार्केट्स में वो थोड़ा कंस्ट्रेंट है कि लॉन्ग टर्म डेटा अवेलेबल नहीं है व्हेन इट कम्स टू फैक्टर इन्वेस्टिंग। सो इंडिया में जो इनका जो चलन और रुझान जो आया है करीब करीब लास्ट 4-5 साल से ज्यादा आया है, और हमने पाया कि लास्ट 4-5 साल में इन्वेस्टर्स के सामने बहुत ज्यादा ऑप्शंस इंडेक्स प्रोवाइडर्स ने भी लेके आए। इंडेक्स प्रोवाइडर इंडेक्स क्रिएट करता है ये फैक्टर बेस्ड स्ट्रेटजीज का, और उसके साथ साथ एएमसी जो है वो पैसिव प्लेटफॉर्म और एक्टिव प्लेटफॉर्म में अपने इन्वेस्टर्स के लिए ऐसे ऑप्शंस लेके आए हैं। सो आप पाएंगे कि लास्ट 2-3 साल में बहुत सारे एएमसीज फैक्टर इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड काफी फंड्स इन्वेस्टर्स के सामने लेके आए हैं। तो इन्वेस्टर्स को कंफ्यूज हुए बिना ये देखना चाहिए कि कौन से इन्वायरमेंट में कौन सा टाइप का फैक्टर परफॉर्म कर सकता है। हमने ब्रॉड स्ट्रेटजीज डिस्कस किया कि कौन सा एनवायरनमेंट में कौन सा फैक्टर्स को आप बेट कर सकते हैं, तो वैसा देखते हुए आप अपना ओवरऑल पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं। अगर किसी इन्वेस्टर्स में ये एबिलिटी है कि वो कंसिस्टेंटली अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कर सके, मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और डिफरेंट मार्केट साइकिल्स को स्टडी कर सके, तो वैसे टाइम पे आप डायनेमिकली मैनेज कर सकते हैं। अदरवाइज आप
दोनों 2-3 फैक्टर्स पिक करके कंसिस्टेंटली एसआईपी के द्वारा आप अपना इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में कर सकते हैं। Shravan, now that we understand about factor funds to a large extent, and thank you so much for giving us so much information, because honestly मैं खुद भी सीख रही हूँ, like I said. So Shravan, now tell me कि ये जो factor funds होते हैं वो एक investor के portfolio के लिए कितना जरूरी है from a diversification perspective. तो अगर मैं एक न्यू इन्वेस्टर हूँ, मैंने सिर्फ 2-3 साल से इन्वेस्ट करना शुरू किया है, वर्सेस मी बीइंग एन इन्वेस्टर जो पिछले 10, 15, 20 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, टेल अस योर पर्सपेक्टिव कि एक न्यू इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में वर्सेस अ मैच्योर्ड इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में क्या फैक्टर फंड्स होने चाहिए, एंड हाउ वुड दे हेल्प इन डाइवर्सिफिकेशन? नम्रता, अगर हम ग्लोबल मार्केट कॉन्टेक्स्ट देखें तो फैक्टर इन्वेस्टिंग का जो ओवरऑल दौरान है वो करीब करीब 20-25 साल के आसपास है, तो आपको लॉन्ग टर्म हिस्ट्री भी मिल जाता है फैक्टर स्ट्रेटजीज का। बट इंडिया में डेटा थोड़ा लिमिटेशन है एज कम्पेयर टू ग्लोबल मार्केट। बट ये जो जितने भी फैक्टर स्ट्रेटजीज है इनका बेस्ट प्रैक्टिसेस ग्लोबल मार्केट में जो भी एक्सपीरियंस रहा है उसी के दौरान इंडिया में भी ब्रॉडली सिमिलर स्ट्रेटजीज आए हैं। वो करीब करीब हमारे पास 20-25 साल का एक्सपीरियंस भी है कि लॉन्ग टर्म में कैसे परफॉर्मेंस आया है इन फैक्टर्स का। तो अगर हम देखें लॉन्ग टर्म में लास्ट 10-15-20 साल में, तो फैक्टर स्ट्रेटजीज, ऑल 4 फैक्टर स्ट्रेटजीज, मोमेंटम, लो वॉल, क्वालिटी एंड वैल्यू, दे हैव आउटपरफॉर्म एज कम्पेयर टू ब्रॉडर मार्केट। सो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है, बट बिकॉज वॉलिटिलिटी भी ईच एंड एवरी फैक्टर का डिफरेंट इक्विटी मार्केट में रह सकता है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, 2 काउंटर सिक्लिकल फैक्टर्स लेके आप अपना पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं। और किसी इन्वेस्टर्स में ये समझ है कि कौन सा इन्वायरमेंट में कौन सा फैक्टर परफॉर्म करेगा, अगर आपके पास उतना टाइम है तो आप अपना पोर्टफोलियो डायनेमिकली मैनेज कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास एक अदर ऑप्शंस भी है, काफी क्वांट फंड ये फैक्टर के आधार पे अपना डायनेमिकली पोर्टफोलियो एलोकेट करते हैं। तो आप ऐसे क्वांट फंड का भी चुनाव कर सकते हैं जहां पे आपको डायनेमिकली डिफरेंट इक्विटी मार्केट रिजीम्स में डिफरेंट फैक्टर्स में एक्सपोजर चेंज होता हुआ मिलेगा अपना पोर्टफोलियो में। तो उसके आधार पे भी आप अपना पोर्टफोलियो फैक्टर्स में फैक्टर में डाल सकते हैं। जनरली मैं एडवाइस करूंगा कि आप इनिशियली छोटा इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करिए और फिर आप अपना एक्सपीरियंस करिए, क्योंकि डिफरेंट इन्वेस्टर्स का डिफरेंट एक्सपीरियंस हो सकता है। तो उसके आधार पे आप अपना पोर्टफोलियो ग्रेजुअली रिव्यू करके अपना पोर्टफोलियो में फैक्टर्स को जगह दे सकते हैं। ओके, सो श्रवण, सिंस यू आर सेइंग कि अगर हम एक ऐसे फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसमें ऐसे फैक्टर्स हैं जो काउंटर सिक्लिकल हैं, सो अ वेरी सिंपल फंडामेंटल क्वेश्चन विच इज कि अगर मैं फैक्टर फंड्स में इन्वेस्ट कर रही हूँ, विच मीन्स आई एम टेकिंग रिलेटिवली हायर रिस्क, अग्री? इसका मतलब यह है कि मैं चाहती हूँ कि मुझे बेटर रिटर्न्स मिलें फ्रॉम माय पोर्टफोलियो, लेकिन अगर मैं ऐसे फैक्टर्स में इन्वेस्ट कर रही हूँ विच आर काउंटर सिक्लिकल टू ईच अदर, then don't you think कि मेरा रिटर्न भी उसमें इम्पैक्ट होगा? I mean, assuming I'm willing to take the risk, और इसीलिए मैं फैक्टर फंड में इन्वेस्ट कर रही हूँ, लेकिन फिर वो काउंटर सिक्लिकल है तो मेरा रिटर्न भी शायद एवरेज आउट हो जाएगा एट सम पॉइंट। सो हेल्प मी अंडरस्टैंड इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, एंड टॉक लिटिल बिट अबाउट रिस्क एज वेल, राइट? आई मीन टेल अस कि फैक्टर फंड्स में कितना रिस्क होता है। जैसे कि मैंने बताया, जनरली इक्विटी मार्केट्स में रिटर्न्स अच्छा मिलने का चांस रहता है लॉन्ग टर्म में। जो सबसे मेजर कंसर्न रहता है इन्वेस्टर्स का इक्विटी मार्केट में कि जब जब मार्केट खराब दौर से गुजरता है, डिफरेंट फैक्टर्स का परफॉर्मेंस अच्छा या बुरा होता है, वैसे टाइम पे इन्वेस्टर्स नर्वस हो जाते हैं और जनरली सबसे खराब टाइम पे उनको निकलने का नॉर्मली वो वैसा इंटेंशन आता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप अगर 2 फैक्टर में इन्वेस्ट करते हैं जो दोनों काउंटर सिक्लिकल हैं, तो जनरली दोनों का रिटर्न्स आपको एवरेज आउट आएगा। जैसे मैंने बताया कि लॉन्गर टर्म में इन फैक्टर्स का रिटर्न्स काफी अच्छा रहा है, तो रिटर्न्स आपका एवरेज आउट होकर ब्रॉडर मार्केट से ज्यादा अच्छा आने का प्रोबेबिलिटी रहता है। बट उसके साथ साथ बिकॉज पोर्टफोलियो जो है आपका डाइवर्सिफाइड हो गया 2 ऐसे फैक्टर्स में जिनका शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस दोनों का काफी डिफरेंट रह सकता है, तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो वॉलिटिलिटी कम हो जाता है। तो रिटर्न्स में कॉम्प्रोमाइज ज्यादा नहीं होता है, जबकि वॉलिटिलिटी काफी कम हो जाता है। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स काफी अच्छा आने का पॉसिबिलिटी रहता है अगर आप 2 काउंटर सिक्लिकल फैक्टर्स को कंबाइन करें। ओके, सो क्योंकि आप रिटर्न्स की बात कर रहे हैं, टेल मी हम कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं फैक्टर फंड से? आई एम नॉट सेइंग कि एक ऑब्वियसली स्टैंडर्ड रूल है, हर फैक्टर फंड अलग बिहेव करेगा, लेकिन अगर मैं एक मल्टी फैक्टर फंड में इन्वेस्ट कर रही हूँ विच इज इन्वेस्टिंग इन से मोमेंटम एंड लो वॉलिटिलिटी विच आर 2 काउंटर सिक्लिकल फैक्टर्स, हेल्प मी अंडरस्टैंड कि मैं कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकती हूँ एज एन इन्वेस्टर में? मुझे कितना सोच के रखना चाहिए कि इतना तो हो ही जाएगा? सो जब हम रिटर्न का बात करें, लेट मी एक्सप्लेन ब्रॉडली कि मार्केट में क्या रिटर्न्स एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। लॉन्ग टर्म में हमने पाया कि मार्केट का रिटर्न्स, जो कंपनीज का जो प्रॉफिट ग्रोथ होता है उसके इर्द गिर्द घूमता है। जब जब मार्केट में पॉजिटिविटी रहती है, मार्केट बुलिश ट्रेंड में होते हैं, तो रिटर्न्स अर्निंग्स ग्रोथ से थोड़ा ज्यादा हो सकते हैं। जब जब मार्केट का रुख खराब होता है तो
जो भी कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी थोड़ा प्रेशर में आता है, और उसके साथ साथ जो पी और जो वैल्यूएशन रीरेटिंग भी थोड़ा होता है। तो जनरली हमने पाया कि लॉन्ग टर्म में मार्केट करीब करीब 12 से 15% काइंड ऑफ रिटर्न्स आता है, बट डिफरेंट साइकिल्स भी आती है, तो वो जानना भी बहुत जरूरी है। अगर पास्ट रिटर्न्स बहुत अच्छा स्ट्रांग है तो हो सकता है कि नेक्स्ट साइकिल में थोड़ा वीक रिटर्न्स भी आए, बट अक्रॉस द साइकिल 12 से 15% लॉन्ग टर्म में मार्केट का रिटर्न होता है। बट अगर हम फैक्टर्स का बात करें तो लास्ट 20 ईयर्स में ऑल दीज फैक्टर्स हैव डिलीवर्ड close to 2 to 3% better returns, while some of them have delivered even higher return. For example, momentum style has generated 21% return last 20 years में, जबकि मार्केट का रिटर्न करीब करीब 15% रहा है। सो आपको इन सेंस थोड़ा अल्फा आने का पॉसिबिलिटी है, बट ब्रॉडली अपने को जानना चाहिए कि मार्केट का रुख कैसा है, ब्रॉडली मार्केट में कितना एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। लास्ट 2-3 साल में काफी तेजी का रुख होने से जनरली इन्वेस्टर्स का जो मार्केट में रुझान है नियर टर्म रिटर्न्स का, वो काफी ज्यादा हो गया। तो हमको ये देखना चाहिए कि मार्केट डिफरेंट साइकिल्स में गुजरता रहता है, तो आप अभी के इन्वायरमेंट में अपने को ब्रॉड एक्सपेक्टेशन जो है रिटर्न्स का थोड़ा सा टोन डाउन करने की जरूरत है, बिकॉज ओवरऑल मार्केट वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव है, थोड़े मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस ग्लोबल फ्रंट में भी है, इंडिया में भी थोड़ा स्लो डाउन है मैक्रो इकोनॉमिक साइड। सो इन द सेंस थोड़ा टोन डाउन करना चाहिए रिटर्न्स एक्सपेक्टेशन, एंड पोर्टफोलियो है स्लाइटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म बेसिस पे आप अपने को पोर्टफोलियो को तैयार करिए। So I was actually coming to that. So firstly, tell me आपका लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन क्या है, क्योंकि हर किसी का लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन अलग होता है, राइट? So what is your definition of long term? जनरली हम बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म जितना लॉन्ग है उतना बेटर है, बट जनरली किसी भी इक्विटी मार्केट प्रोडक्ट में हम मिनिमम 3 इयर्स पर्सपेक्टिव तो अपने को देखना ही चाहिए, बिकॉज जब भी हम एनालाइज करते हैं इन स्ट्रेटजीज को, तो हम रोलिंग रिटर्न्स के आधार पे इन स्ट्रेटजीज को जज करते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न फेवरेबल और खराब हो सकता है जब मार्केट साइकिल्स के आधार पे, बट जनरली रोलिंग रिटर्न्स काफी अच्छे होते हैं। तो 3 to 5 इयर्स मिनिमम टाइम होराइजन होना चाहिए किसी भी इक्विटी प्रोडक्ट में आप अगर डालते हैं, बट जनरली जितना लॉन्ग टर्म होगा उतना ज्यादा अच्छा होने का पॉसिबिलिटी रहेगा। ओके, सो देन व्हेन वी से कि अगर हमें फैक्टर फंड में मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, सो दैट्स अ बेयर मिनिमम, राइट? सो यू थिंक कम से कम 3 साल के लिए तो आप इन्वेस्ट करिए ही, उससे ज्यादा कर सकते हैं तो इट्स बेटर, बट यू थिंक वेरी लॉन्ग टर्म में भी फैक्टर फंड्स अगर आपको उतना ही रिटर्न देने वाले हैं जितना आपको मे बी 4-5 साल में मिलेगा, देन व्हाट्स एन आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन फॉर अ फैक्टर फंड? लॉन्गर टर्म ट्रैक रिकॉर्ड शॉर्ट टर्म के मुकाबले में ज्यादा अच्छा और स्टेबल होने का चांस रहता है। तो जनरली अपने लाइफ टाइम गोल के हिसाब से आप अपना पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं, बट जितना लॉन्ग टर्म रहेगा उतना अच्छा और स्टेबल रिटर्न आने का चांसेस रहता है। बिकॉज लॉन्ग टर्म में क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक साइकिल्स डिफरेंट साइकिल्स का एवरेज आउट हो जाते हैं, तो आप जो शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी है वो निकल जाती है मार्केट रिटर्न्स में और पोर्टफोलियो में। ओके, fair enough. Okay, so just like any other equity fund, we say कि जितना लंबा उतना better in terms of investment horizon. फैक्टर फंड्स के लिए भी द सेम लॉजिक वुड अप्लाई, राइट? कि आप जितना लंबा समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं उतनी ज्यादा साइकिल्स होंगी और उसके हिसाब से आपको एवरेजिंग आउट हो जाएगा। Now tell me, Shravan, what are the potential risks? I mean, आपने I know कि आपने थोड़ा बहुत रिस्क के बारे में डिस्कस किया, बट आई थिंक हमें थोड़ा डिटेल जानना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एक फैक्टर फंड में इन्वेस्ट करने के टाइम मुझे क्या रिस्क को अपने दिमाग में रखना चाहिए, बिकॉज अगर मुझे सिर्फ अल्फा ही जनरेट करना है जो 2 या 3% ज्यादा होगा विज़ द मार्केट, आई थिंक देयर आर मल्टीपल अदर कैटेगरीज ऑफ फंड्स अवेलेबल जो मुझे वो अल्फा जनरेट करके दे सकते हैं, राइट? तो फैक्टर फंड्स में ऐसे कौन से रिस्क हैं जो जिसके बारे में मुझे ध्यान में रखना चाहिए? सो जब भी आप फैक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं फैक्टर ओरिएंटेड स्ट्रेटजी में, तो आपको देखना चाहिए कि आप रिसेंट परफॉर्मेंस से कैरिड अवे नहीं होना चाहिए। आपको ये नहीं देखना चाहिए कि ये फैक्टर ने लास्ट 3 साल में परफॉर्म अच्छा किया है तो वही फैक्टर नेक्स्ट 2-3 साल में परफॉर्म करने वाला है, वैसा नहीं होता है। साइकिल चेंज होती रहती है मार्केट में, तो आप अपने को रिसेंसी बायस नहीं होना चाहिए कि व्हाट लास्ट 2-3 साल में ये चीज अच्छा किया है मैं उसी को बैक करूं, वो नहीं करना चाहिए। जनरली इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं फ्यूचर के लिए, बट चुनाव करते हैं किसी भी फंड का बेस्ड ऑन रिसेंट परफॉर्मेंस। वो एक धारणा अपने को चेंज करने की जरूरत है। आप जिस भी स्ट्रेटजी में आप इन्वेस्ट करें, एक्टिव हो पैसिव हो कोई भी थीमेटिक हो, तो आपको अपॉर्चुनिटी साइड से देखना चाहिए रादर देन पास्ट रिटर्न्स, बिकॉज पास्ट रिटर्न रिपीट नहीं होने वाले हैं। म्यूचुअल फंड पे हम बार बार बोलते हैं कि पास्ट रिटर्न्स के आधार पे आप किसी भी पोर्टफोलियो का चुनाव नहीं करना चाहिए, तो फैक्टर एलोकेशन के लिए भी वही चीज एप्लीकेबल। ओके ओके, फेयर इनफ। सो जब हम फैक्टर फंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड multiple aspects. Now tell me, what are the costs associated with factor funds? तो मतलब कि क्या ये ज्यादा costly होते हैं, or do you think they are at par with other funds which are available?
जो जनरली पैसिव आधार पे जो फैक्टर स्ट्रेटजीज है, जो इंडेक्स फंड, ईटीएफ, जो आपको डिफरेंट मोमेंटम, लो वॉल क्वालिटी, वैल्यू ओरिएंटेड स्ट्रेटजीज है, जनरली इनका एक्सपेंस रेशियो एक्टिव फंड के मुकाबले में काफी कम रहता है। तो अगर हम ब्रॉडली बात करूं तो एक्टिव फंड्स का डायरेक्ट प्लान 1% के आसपास और रेगुलर प्लान 2% के आसपास एक्सपेंस रेशियो रहता है, जबकि ये फैक्टर्स का उनसे आधा के आसपास ही एक्सपेंस रेशियो होता है। सो एज कम्पेयर टू एक्टिव फंड काफी कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं ये फैक्टर स्ट्रेटजीज। बट अगर आप किसी डायनामिक फैक्टर एलोकेशन स्ट्रेटजी में इन्वेस्ट करें किसी क्वांट फंड के द्वारा, तो उनका एक्सपेंस रेशियो एक्टिव फंड के आसपास रहता है, बिकॉज उसमें फंड मैनेजर किसी पर्टिकुलर मॉडल के आधार पे या फिर अपना समझ के आधार पे एलोकेशन आपको डिफरेंट स्ट्रेटजी में देता है। तो उस फंड का आपको चुनाव लॉन्ग टर्म में उसका रिटर्न पोटेंशियल के आधार पे करना चाहिए। कॉस्ट एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, जस्ट कॉस्ट के बेसिस पे आपको किसी भी फैक्टर या किसी भी स्ट्रेटजी का चुनाव नहीं करना चाहिए। Okay. But overall, ये काफी cost effective है as compared to active funds. Okay. So we can say कि जो factor funds का cost होता है, that's comparable to a good passive fund, तो चाहे वो index funds हो तो will be relatively lesser. Okay. Sure. This one last question around factor funds. Okay. तो अगर मुझे अपने portfolio के लिए एक factor fund select करना है, right? And let's say there are multiple factor funds available, और मुझे एक अच्छा multi-factor fund available, select करना है, तो आप मुझे ये बताइए कि वो क्या पैरामीटर्स हैं जो मुझे देखने चाहिए। बिकॉज अगर हम रेगुलर एक्टिव फंड्स की बात करते हैं, सो वैसे आप लुक एट पास्ट 8 to 10 year रिटर्न्स, कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स, फंड मैनेजर एक्सपीरियंस, एंड सो मेनी अदर फैक्टर्स दैट वी लुक एट। तो एक फैक्टर फंड के लिए वो कौन से मेट्रिक्स हैं, कौन से पैरामीटर्स हैं जो हमें सेलेक्ट करने चाहिए जब हम एक फंड को सेलेक्ट करें अपने लिए, एंड लेट्स से अ मल्टी फैक्टर फंड। जनरली आपको मल्टी फैक्टर में जब भी आप इन्वेस्ट करें तो आपको ये देखना चाहिए कि जितने भी फंड्स और जितने भी स्टाइल आपको अवेलेबल कराए जा रहे हैं उस फंड हाउस के द्वारा, वो एक दूसरे से काफी डिफरेंट होने चाहिए। सिमिलर फैक्टर के आधार पे अगर कोई भी मल्टी फैक्टर ओरिएंटेड स्ट्रेटजी बनता है तो उसका रिटर्न्स आउटकम भी काफी वॉलेटाइल होने का चांस रहता है। और जनरली आपको ये भी देखना चाहिए कि वो एलोकेशन जो है वो स्टैटिक है, 4 फैक्टर में, 5 फैक्टर में, जितने में भी, या फिर डायनेमिकली मैनेज किया गया है। और जब डायनेमिकली मैनेज किया गया है तो ब्रॉड अप्रोच क्या है। सो कुछ फंड जो क्वांट ओरिएंटेड फंड होते हैं उनमें डायनेमिकली एलोकेशन चेंज होता रहता है फैक्टर्स का, और जनरली नेक्स्ट साइकिल डिटरमाइन करने के आधार पे वैसे फंड्स का और वैसे फैक्टर्स का चुनाव होता है जिनका अपॉर्चुनिटी वाइज काफी अच्छा परफॉर्म करने का चांसेस रहता है। तो उसी आधार पे आप अपना फैक्टर एलोकेशन कर सकते हैं, या तो आप खुद 2-3 फैक्टर में इन्वेस्ट करके अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे फंड का चुनाव कर सकते हैं जो डायनेमिकली आपको डिफरेंट फैक्टर्स का, डिफरेंट इक्विटी मार्केट साइकिल्स के आधार पे एक रेडीमेड सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करे, जो कि एक ऑल वेदर काइंड ऑफ स्ट्रेटजी में आप बोल सकते हैं, बिकॉज मार्केट में साइकिल्स चेंज होती रहती है। बट जनरली हमने पाया कि जो एक्टिवली फंडामेंटल ओरिएंटेड फंड्स होता है उनका एबिलिटी टू चेंज फ्रॉम वन स्टाइल टू अनदर वो इतना ज्यादा नहीं होता है, बिकॉज जनरली फंड मैनेजर एक पर्टिकुलर फिलोसफी फॉलो करता है, उसका फंड और स्टॉक चुनाव करने का एक पर्टिकुलर तरीका है, वो एक डिफरेंट साइकिल्स में एग्जैक्टली चेंज नहीं हो सकता है। तो एक डायनेमिक मल्टी एसेट एलोकेशन काइंड ऑफ स्ट्रेटजी है जो क्वांट फंड काफी प्रोवाइड करते हैं, वैसे फंड का भी आप चुनाव कर सकते हैं। So let's assume कि मैंने स्ट्रैटेजी सेलेक्ट कर लिया अपने लिए, I've decided कि मुझे फॉर एग्जांपल एक मल्टी फैक्टर फंड में इन्वेस्ट करना है which is following momentum and low volatility for example, and amongst this category, so मतलब अगर मैंने स्ट्रैटेजी डिसाइड कर लिया within a strategy, because I'm asking you this question क्योंकि जो quant funds होते हैं like factor funds, they're very data driven, right? So is there any specific data that I can look at to say कि अरे ये अच्छा होगा versus this, right? तो मैं within a particular strategy of factor funds कैसे select कर सकती हूँ? I'm just trying to be a little more specific for the viewers. जब भी आप फैक्टर का किसी भी पैसिव फंड का जब आप चुनाव करते हैं, आपको 2-3 चीज का ध्यान रखने की जरूरत है। पहला, एक्सपेंस रेशियो कितना है उस फंड का। सेकेंड, जनरली फंड्स का ट्रैकिंग एरर कम होता है, तो जनरली हम पैसिव फंड में जब भी देखते हैं तो जो फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी होता है वो पोर्टफोलियो का ट्रैकिंग एरर के आधार पे होता है। तो जनरली फंड्स जिनका ट्रैकिंग एरर कम होता है उसका मतलब ये होता है कि वो फंड अपने बेंचमार्क और इंडेक्स को फॉलो ज्यादा कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है जो भी आपको अंडरलाइंग इंडेक्स का रिटर्न आएगा, पोर्टफोलियो का रिटर्न भी उसके आसपास आने का चांस रहेगा। और फंड का साइज भी आपको देखना चाहिए। जनरली थोड़ा डिसेंट साइज फंड जो है उनका एबिलिटी टू हैव लोअर ट्रैकिंग एरर इज मच बेटर। सो आप ये 2-3 फैक्टर के आधार पे एक पर्टिकुलर फैक्टर फंड का चुनाव कर सकते हैं। पहले आपको फैक्टर चूज करना पड़ेगा कि मैं मोमेंटम को बैक करने वाला हूं, क्वालिटी, वैल्यू। आप मैक्रो इकोनॉमिक साइकिल के आधार पे उसका चुनाव कर सकते हैं। हमने डिस्कस किया कि जनरली अभी का मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट उतना कंड्यूसिव नहीं है, तो आपको बहुत हाई बीटा ओरिएंटेड फैक्टर्स का चुनाव नहीं करना चाहिए।
आपको या तो कॉम्बिनेशन रखना चाहिए, या फिर आप अगर काउंटर सिक्लिकल या फिर अपॉर्चुनिटी पर्सपेक्टिव से देखें तो लो वोलेटिलिटी और क्वालिटी ओरिएंटेड फैक्टर स्ट्रेटजी से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और जैसे जैसे आपका अंडरस्टैंडिंग इन फैक्टर्स में हो, अकॉर्डिंगली आप अपना एलोकेशन चारों फैक्टर्स के बीच में चेंज करते भी रह सकते हैं। Wonderful. So basically, expense ratio, tracking error, and size of the fund would be these 3 parameters जो हम देख सकते हैं while selecting funds in a particular factor strategy. Absolutely. Right? Yes. Okay. So just one last question, and ये question like I always tell my speakers, हम हर speaker से पूछते हैं because we want to know कि आप कितने you're investing for at least last 20 years at a personal level. So पिछले 20-25 सालों में फ्रॉम द टाइम दैट यू बीन इन्वेस्टिंग, आपकी खुद की पर्सनल इन्वेस्टमेंट जर्नी में से क्या लर्निंग्स रही हैं एज एन इन्वेस्टर, एंड क्या गलतियां करी हैं जो आपको लगता है कि अगर शायद आप ना करते तो यू वुड हैव बीन अ बेटर इन्वेस्टर? 2-3 चीज और लर्निंग है मेरे लास्ट 20 इयर्स का इन्वेस्टिंग करियर में, और उसके साथ साथ प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड प्रोफेशनल्स में। जनरली आप जब भी इनिशियल एमेच्योर इन्वेस्टर्स होते हैं, जब आप अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो जनरली आप कंपाउंडिंग पे ध्यान नहीं देते हैं। आप शॉर्ट टर्म में फंड्स का परफॉर्मेंस जज करते रहते हैं, और आप एक दूसरे फंड में चेंज करने का भी आपका जनरली रुझान रहता है। तो वो गलती अवॉइड करना चाहिए। आपको अपना पोर्टफोलियो लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से बिल्ड करना चाहिए। आपको किसी भी फंड को जज करने के लिए लास्ट साइकिल में परफॉर्मेंस नहीं देख के लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के आधार पे किसी भी फंड का चुनाव करना चाहिए, बिकॉज मार्केट्स में साइकिल चेंज होती रहती है। तो आपने को बेस्ट साइकिल होने के बाद उस स्ट्रेटेजी में नहीं जाना चाहिए। आपको अपॉर्चुनिटी पर्सपेक्टिव से पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहिए। उसके साथ साथ जनरली इन्वेस्टर्स अंडरमाइन करते हैं एसआईपी और कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट को। जनरली टाइम करना मार्केट में हमेशा डिफिकल्ट होता है। एसआईपी जो है एक अच्छा जरिया है मार्केट में इन्वेस्ट करने का, बिकॉज आपको मार्केट के हर लेवल कैप्चर करने को मिलते हैं एसआईपी के द्वारा। मार्केट डिफरेंट ट्रेंड में, डिफरेंट साइकिल्स में डिफरेंटली बिहेव करेगा, बट अगर आप लॉन्ग टर्म में 20-30-40 साल में अगर लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग करते हैं 12 से 15% पे, और जनरली लॉन्ग टर्म में एसआईपी करते रहेंगे, तो आप जनरली आपका इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहने का चांस रहता है। तो शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन छोड़ के लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन के आधार पे आप अपना पोर्टफोलियो तैयार करिए, एंड जनरली लॉन्ग टर्म में एक्सपीरियंस ज्यादातर इन्वेस्टर्स का जो लॉन्ग टर्म आधार पे अपना पोर्टफोलियो तैयार करते हैं काफी अच्छा रहता है। Sure. Thank you so much, Shravan. I think they were wonderful answers. I'm very amazed कि factor investing में इतना कुछ सीखने के लिए है जो आज आपने हमें explain किया. Thank you so much for your time. I'm very sure हमारे viewers को factor investing के बारे में आज बहुत कुछ जानने के लिए मिला होगा. So thank you so much again for your time, and we do hope कि हम एक और topic के साथ आपको दोबारा we get you on the show. So thank you for your time. Thank you, Namrata. Thank you so much. Wow, that was such a wonderful conversation with Mr. Shravan. I'm sure आप सबको factor investing के बारे में बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा, क्योंकि आज के हमारे इस एपिसोड की थीम थी फैक्टर इन्वेस्टिंग। तो जल्दी से जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए मैं आपके लिए समराइज कर देती हूँ। तो सबसे पहले हमने मिस्टर श्रवण से पूछा कि फैक्टर इन्वेस्टिंग होता क्या है। तो मिस्टर श्रवण सेज कि जो फैक्टर इन्वेस्टिंग होता है वो एक ऑल्टरनेट वे ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एन एक्विटी पोर्टफोलियो होता है कंपेयर टू ट्रेडिशनल स्ट्रेटजीज। तो ये एक प्रीसेट रूल बेस्ड अप्रोच फॉलो करता है टू बिल्ड द पोर्टफोलियो। अब अलग अलग तरीके के फैक्टर्स होते हैं, जैसे मोमेंटम, लो वॉलेटिलिटी, क्वालिटी या वैल्यू, और इन फैक्टर्स के बेसिस पे पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ऐसे भी फंड्स हो सकते हैं जो मल्टीपल फैक्टर्स को लेके पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं टू मेक यूज ऑफ डिफरेंट मार्केट साइकिल्स, फॉर एग्जांपल मोमेंटम एंड लो वॉलेटिलिटी। ऐसी स्ट्रैटेजीज को हम मल्टी फैक्टर ओरिएंटेड अप्रोच बोलते हैं टू बिल्ड एन ऑल वेदर पोर्टफोलियो। फिर हमने मिस्टर श्रवण से पूछा कि फैक्टर फंड्स का इंडिया में स्कोप क्या है। तो मिस्टर श्रवण सेज कि पिछले 2 या 3 सालों में हमने बहुत इंटरेस्ट देखा है फ्रॉम इन्वेस्टर्स इन फैक्टर फंड्स। ही सेज कि सबसे पहले एक इन्वेस्टर को डिसाइड करना चाहिए कि उनको जो है किस फैक्टर में इन्वेस्ट करना है। दे कुड पिक 1 or 2 फैक्टर्स, और फिर बेस्ड ऑन द फैक्टर्स दैट दे हैव पिक्ड वो सही फैक्टर फंड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं टू इवेंचुअली अचीव देयर फाइनेंशियल गोल्स थ्रू दीज फैक्टर फंड्स। फिर हमने मिस्टर श्रवण से पूछा कि फैक्टर फंड्स में हम रिटर्न्स कितने एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ही सेज कि जनरली अगर हम फैक्टर फंड्स देखें तो उन्होंने लॉन्ग टर्म में ब्रॉडर मार्केट्स को आउट परफॉर्म किया है। हाउएवर एक जो इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में फैक्टर फंड्स होने चाहिए, दैट शुड बी अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ देयर पोर्टफोलियो। ही आल्सो सेज कि जब आप फैक्टर फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इनका पास्ट परफॉर्मेंस नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अलग अलग फैक्टर फंड्स अलग अलग बिजनेस साइकिल्स या इकोनॉमिक साइकिल्स में परफॉर्म करते हैं, एंड ऐसा कोई एक फैक्टर नहीं होता है जो हमेशा परफॉर्म करता है। फिर हमने मिस्टर श्रवण से फैक्टर फंड्स में रिस्क के बारे में बात की, एंड मिस्टर श्रवण सेज
कि जनरली जब मार्केट क्रैश होता है तो इन्वेस्टर्स काफी पैनिक करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप ऐसे दो फैक्टर्स को ले सकते हैं विच आर काउंटर सिक्लिकल इन नेचर एंड यू कैन कंबाइन द टू। फॉर एग्जांपल आप मोमेंटम और लो वॉलेटिलिटी को कंबाइन करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो व्हाट वुड हैपन इज कि इन द लॉन्ग टर्म ये दोनों ऑपोजिट चलते हैं, तो विच मींस आपके रिटर्न्स भी बेटर हो जाएंगे और आपका रिस्क भी बेटर मैनेज्ड होगा। जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, ही सेज मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन एक फैक्टर फंड में कम से कम 3 से 5 साल होना चाहिए। फिर हमने मिस्टर श्रवण से ये भी डिस्कस किया कि फैक्टर फंड्स में कॉस्ट क्या होती है, एंड ही सेज कि जनरली अगर हम एक्सपेंस रेशियो देखें इन फैक्टर फंड्स, वो कोई भी एक्टिव फंड के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है। हाउएवर जब आप किसी भी फैक्टर फंड को सिलेक्ट कर रहे हैं तो सिर्फ एक्सपेंस रेशियो क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए बेस्ड ऑन विच यू आर सिलेक्टिंग अ फैक्टर फंड। फिर हमने मिस्टर श्रवण से उनकी कुछ लर्निंग्स के बारे में पूछा फ्रॉम इक्विटी फंड्स, एंड ही सेज कि सबसे पहले जब भी आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। ही सेज दैट यू शुड इन्वेस्ट थ्रू SIPs, एंड ही आल्सो सेज कि सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको इक्विटी फंड्स को सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। सो दैट वाज अबाउट इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड। आई डू होप ऑल ऑफ यू हैड अ वंडरफुल learning experience. Please do like this video, share it with everyone, and please do subscribe to the Grow Mutual Fund channel, which is called Mutual Funds at Grow. Thank you so much for watching. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.